हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कोलिजन के बारे में और हमने कोलिजन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन के बारे में। तो चलिए ऑब्लिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए ऑब्लिक कोलिजन। तो जैसे कि मैं सिखा चुका हूं कि अगर दोनों बॉडीज की वेलोसिटी मतलब एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के सेंटर से पास ना करे तो उसको हम ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। तो ये कोई बॉडी है जिसका मास m1 है और ये u वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। और ये कोई दूसरी बॉडी है इसका मास m2 है और ये रेस्ट में है। तो इसका नाम a रख देते हैं, इसका b रख देते हैं। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर पहली वाली का इसके सेंटर से नहीं जा रहा है, दूसरी वाली के। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी वेलोसिटी है ये, ठीक है। इट इज जस्ट बिफोर कोलिजन। अब जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होता है? तो जस्ट आफ्टर कोलिजन मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है इस तरफ को v1, है ना। ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन। और फिर कोलिजन के बाद मान लो कि ये जो है m1 ये जा रहा है इधर को v1 वेलोसिटी से और ये है m2 ये जा रहा है इधर को v2 वेलोसिटी से। ठीक है, तो कुछ एंगल बनेंगे, जैसे कि ये वाला एंगल मान लो अल्फा बन गया, ये वाला एंगल बीटा बन गया। तो ये एंगल अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ये आफ्टर कोलिजन हो गया। तो इसमें हम क्या क्या इक्वेशंस लगा सकते हैं? देखिए ये A है, ये B है, इसका मास m1 है, इसका m2 है, ये m1 है, ये m2 है, A है, ये B है, ये A है और ये B है। सही है बात? तो मान लीजिए कि ये x डायरेक्शन है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं अलोंग x एक्सिस। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along x-axis. Applying conservation of linear momentum along x-axis. तो क्या लगेगा? तो देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टोटल लीनियर मोमेंटम था m1 इंटू यू, बाद में हो जाएगा m1 इंटू में v1 इंटू में cos अल्फा प्लस m2 इंटू में v2 इंटू में cos बीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अलोंग y एक्सिस लगाते हैं। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ linear momentum
along y एक्सिस। तो देखिए जब हम y एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो क्या मिलेगा हमको? तो हमको मिलेगा 0 इज इक्वल टू m1v1 इंटू में साइन अल्फा प्लस m2 इंटू में v2 इंटू में साइन बीटा। एक्चुअली प्लस के बजाय माइनस लगाएं क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस हो गई। अब ये दो इक्वेशन बन गई। तो एक्चुअली हमारे पास टोटल वेरिएबल हैं 4, v1, v2, अल्फा और बीटा। तो इक्वेशन तो दो ही बनी है, तो दो इक्वेशन से 4 वेरिएबल तो सॉल्व होंगे नहीं। तो एक इक्वेशन ये बनेगी कि हम ये कहें कि भाई जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन में कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो हाफ ऑफ m1 इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 इंटू में v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 इंटू में v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है सपोज। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए उसके लिए ट्रिक ये है कि हम 1 का और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। अच्छा, एक्चुअली हम कितनी भी कोशिश कर लें मुझे नहीं लगता हम ये सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इक्वेशन 3 है और अननोन 4 है। तो एक स्पेशल केस लेते हैं कि मासेस इक्वल ले लेते हैं। इफ मासेस आर इक्वल, इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ से 1 हटा देते हैं, यहाँ से 1 हटा देते हैं, यहाँ से 2 हटा देते हैं, तो m से m काट देते हैं। ऐसे यहाँ से भी 1 हट गया, यहाँ से भी 2 हट गया, m से m कट गया। ऐसे यहाँ से भी 1 हट गया, यहाँ से भी 1 हट गया और यहाँ से भी 2 हट गया, और ये भी m से m कट गया और हाफ भी कट गया एक्चुअली। तो अब 3 इक्वेशन बनी सिंपल सी। अब हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं 1 और 2 का। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए डायग्राम तो मिटा नहीं सकते हैं, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक तरफ तो u स्क्वायर आ जाएगा और एक तरफ आ जाएगा v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा, इस पूरे का स्क्वायर, और प्लस दूसरी तरफ तो 0 ही था, तो v1 साइन अल्फा माइनस v2 साइन बीटा का स्क्वायर। ये आ गया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये मिल जाएगा हमको। तो अब इसको खोल देते हैं जरा। तो देखो u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस 2v1 v2 इंटू cos अल्फा cos बीटा, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो v1 स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस, हटा देता हूँ, माइनस 2v1 v2 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखो ये टर्म है एक और एक ये टर्म है, तो इन दोनों टर्म से अगर मैं v1 स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ये वाली टर्म है v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो v1 स्क्वायर कॉमन लेते ही cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वो बन जाएगा 1। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा है, ये v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा है, इस पर मैंने डबल टिक लगा दिया। तो आप देखो इसमें से भी मैं v2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो फिर वो भी 1 आ गया। फिर ये 2v1 v2 cos अल्फा cos बीटा है, 2v1 v2 cos साइन अल्फा साइन बीटा है, तो 2v1 v2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ गया cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, है ना। ऐसे आ गया। तो अब क्या हो गया?
अब ये हो गया जी कि इसको cos A प्लस बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। cos A cos B, cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये बन गया u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब आप याद करो कि इक्वेशन नंबर 3 क्या थी। तो इक्वेशन नंबर 3 तो ये थी, ये मान लो बन गई 4 स्क्वायर करके ऐड करने से 3 ये थी u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, मतलब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को इक्वेट कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? तो फ्रॉम 3 एंड 4 भाई दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में तो u स्क्वायर ही है ना। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इंटू में cos अल्फा प्लस बीटा। तो आप देख सकते हो कि ये तो कट गया, v1 स्क्वायर कट गया, v2 स्क्वायर भी कट गया। तो इसका मतलब आया 2v1 v2 इंटू में cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब v1 और v2 तो 0 होंगे नहीं, तो इसका मतलब cos अल्फा प्लस बीटा ही 0 होगा। तो cos अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। सो दिस गिव्स मी दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एक इजी सा केस बनेगा बच्चों, जिसमें हमने ये साबित कर दिया कि अगर दो बॉडीज जिनके मासेस इक्वल होंगे, याद रखो ये तब शुरू हुआ था जब m1 इज इक्वल टू m2 है एंड e इज इक्वल टू 1 है, ये तब की बात है। तो अगर m1 m2 के इक्वल हो और e 1 हो तब जाके ऐसा होता है कि दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो आप मुझे लगता है समझ ही गए होंगे और क्या है। ठीक है बच्चों, अब अल्फा प्लस बीटा तो निकल जाएगा, पर अल्फा कितना है बीटा कितना है ये नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको निकालने की ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ क्या ट्रिक है। तो देखो अल्फा और बीटा निकालने की ट्रिक, तो ट्रिक ये है कि जो बीटा की डायरेक्शन आएगी ना, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें और इस एंगल का नाम थीटा रख लें, तो थीटा जो है वो सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन और यू के बीच का एंगल है। तो जो बीटा है ना वो थीटा के ही बराबर होगा। समझे बच्चों? तो बीटा की वैल्यू एक बार पता चल गई, बीटा प्लस अल्फा पता ही है, तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये अल्फा कितना है। तो बेसिकली अल्फा और बीटा का सम हमें इसलिए पता चल गया क्योंकि हमें एक जानकारी अधूरी थी। वो जानकारी का नाम है कि जैसे ये m2 का सेंटर है, तो m2 के सेंटर से है ना, और इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी जो डिस्टेंस है ना, मान लो वो b है, b को मैंने इंपैक्ट पैरामीटर का नाम दिया था। तो अगर हमें इंपैक्ट पैरामीटर पता हो तभी हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो देखो इंपैक्ट पैरामीटर पता होने के बाद हम कैसे अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। देखिएगा बच्चों, तो जैसे मान लो ये एक बॉल है और ये दूसरी बॉल है, ये B है, ये A है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये इसका सेंटर है C1 और ये इसका सेंटर है C2। तो C1 और C2 को ज्वाइन करते हैं। तो C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसको हम लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलेंगे। सेम डायग्राम हम यहां बना रहे हैं। ठीक है, ये इनिशियल डायरेक्शन है, याद है। अब देखो यहां से, और अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये डिस्टेंस b हो गई इंपैक्ट पैरामीटर। अब इस रेडियस को r2 मान लेते हैं, इसको r1 मान लेते हैं।
जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हो। ये एंगल ऑफ थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला तो 90 हो गया। तो एक ट्राइंगल बना C1 C2 एंड n मान लो परपेंडिकुलर है, C2n इज ए परपेंडिकुलर ऑन द वेलोसिटी वेक्टर। तो वो हो जाएगा C2n डिवाइडेड बाई C1 C2। अब C2n तो b है और C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 है। तो यानी कि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स b बाई R1 प्लस R2 आ गई। अब देखो, अब मान लो ये सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, फ्रिक्शनलेस, ये भी फ्रिक्शनलेस है ना। तो अगर ये फ्रिक्शनलेस है बच्चों, तो जब इनका आपस में कांटेक्ट होगा तो जो भी फोर्स डेवलप होगा वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही तो डेवलप होगा। तो बी तो पहले स्टेशनरी थी ना, बी तो रेस्ट में थी, तो बी पे जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगी वो फोर्स की ही डायरेक्शन आएगी। जैसे इस पेन को मैं छोड़ूं तो छोड़ने पे नीचे जाएगा कि उधर या इधर जाएगा, नीचे जाएगा। रुकी हुई चीज जब भी चलती है ना तो वो उधर ही चलती है जिधर फोर्स लग रहा होता है उस पर। तो ये ना हमेशा ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि इसी तरफ चलेगा V2, लेकिन ये किधर चलेगा हमें इसका नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसके पास एक तो वेलोसिटी थी ये, और एक इसके ऊपर फोर्स लगा, तो इसका जो नेट मोशन है वो किस तरफ होगा, नोबडी नोज। तो मान लो ये एंगल हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब बीटा तो थीटा के बराबर हो गया ना बच्चों, दिस इज द थिंग। तो अब अगर हमें अल्फा निकालना है तो अल्फा इज जस्ट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स b अपॉन R1 प्लस R2। तो एग्जामिनर अगर आपको R1 प्लस R2 देता है तो फिर आप निकाल सकते हो अल्फा की वैल्यू, नहीं देता तो फिर कैसे निकालोगे? ठीक है, समझ आया बच्चों? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर बेस्ड कोई क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है, मेथड 2 बता देता हूं मैं। ठीक है, देखो तो मेथड 2 आई कैन टेल यू हियर ओनली। ठीक है, यहीं पे मेथड 2 बताने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहां पे एक डॉटेड लाइन बनाई है मैंने, इस डॉटेड लाइन को नाम हम देंगे कॉमन टेंजेंट। ये हो गई डॉटेड लाइन। तो जो कॉमन टेंजेंट है ना वो परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ इंपैक्ट के, सो दिस इज कॉमन टेंजेंट। अब देखिए बच्चों, सॉल्व तो करना है। ठीक है, और एक्चुअली हमें दो ही सिचुएशन चाहिए होती हैं, इट इज जस्ट बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द फोटो जस्ट आफ्टर कोलिजन, है ना। उसके बाद ये अलग हो ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मास m1 है, इसका m2 है। शुरू में m1 m2 को अलग अलग लेके चलेंगे, बाद में m1 और m2 को इक्वल रख देंगे जैसे पहले किया था। तो अब कर क्या रहे हैं हम, तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं अलोंग दी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है C1 C2, समझे ना। दिस C1 C2 इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ब्रैकेट में डाल देता हूँ C1 C2, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलेंगे। तो देखिए ये जो वेलोसिटी थी ना u थी, तो इस वेलोसिटी का अगर मैं कंपोनेंट लूं किस तरफ बोला, इस तरफ C1 C2 की तरफ, तो वो u cos थीटा आएगा। तो जो शुरू में मोमेंटम हो गया वो हो गया m1 u cos थीटा।
बाद में देखो बी का मोमेंटम तो पूरा का पूरा ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाओगे, तो हो जाएगा m2v2। और अब v1 का जो एंगल बना ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट से, वो अल्फा प्लस बीटा बना, तो प्लस m1 इंटू में v1 इंटू में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। समझ आया बच्चों? अब बीटा तो थीटा के ही बराबर है बस, और क्या है। तो अल्फा प्लस थीटा ही कर दो बस, बीटा का चक्कर ही छोड़ो, बस बीटा इज इक्वल टू थीटा। या तो इसी को बीटा ले लो, है ना, ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब दो में से एक काम करने पड़ेंगे, नहीं तो हम कहीं ढोते रहेंगे तीसरा वेरिएबल। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस के बीटा और थीटा बराबर ही है, तो आप इसको बीटा ही ले लो, थीटा का चक्कर ही खत्म कर दो। तो u m1 u cos थीटा है ना, cos बीटा, m1 u cos बीटा is the total linear momentum along the line of impact before the collision and after the collision v1 का एक कंपोनेंट लेंगे। अब ऐसे तो लग रहा है जैसे ये एंगल 90 है, बट जरूरी नहीं है 90 हो, ये कम हो सकता है 90 से, ठीक है। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन जब हम लगाएंगे तो वो लगाएंगे ऐसे कि हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे अलोंग कॉमन टेंजेंट, अलोंग कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग कॉमन टेंजेंट लगाएंगे तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग इसका जो कंपोनेंट लेंगे तो वो साइन बीटा आएगा। तो m1 इंटू यू इंटू में साइन बीटा, दिस इज द मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, क्योंकि ये एंगल अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो m1 इंटू में v1 इंटू में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, एक तीसरी इक्वेशन भी लगेगी जो कि होगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसमें जो भी वेलोसिटीज होती है ना, वो सरफेस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटीज को से ही बॉडीज टकराती हैं। जैसे दीवार पे कोलिजन लिया था हमने, तो u का वो कंपोनेंट जो टक्कर के लिए जिम्मेदार है वो है u cos बीटा। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो है आपकी u cos बीटा। इसको e से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में भी v2 यानी वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखेंगे, तो b की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग v2 हो गई, और v1 का कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हो गया v1 प्लस v2 cos बीटा। तो आपको यहाँ पे लिखना है v2 माइनस v1 प्लस v2 सॉरी v1 इंटू में cos अल्फा प्लस बीटा, v1 cos अल्फा प्लस बीटा। तो v2 वेलोसिटी से ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग भाग रहा है, ये इसके पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट। अब इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब देखो वही केस लेते हैं, इफ e इज इक्वल टू 1 एंड m1 इज इक्वल टू m2। अगर मैं m1 को m2 के इक्वल ले लेता हूं तो ये 1 से 2 से 1 खत्म कर दो, ये भी 1, ये भी 1 खत्म, तो m कट गया, m और m कट गए। तो यहाँ पे देखो e1 हो गया तो यहाँ पे 1 डाल दो। अब v2 माइनस v1 प्लस v2 v1 इंटू में cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू u cos बीटा। ऊपर वाले देखो u cos बीटा इज इक्वल टू v2 प्लस v1 cos दिस। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 की, वो इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड, इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 3, जगह तो कहीं है नहीं तो यहीं पे मिटा मुटू के लिख देते हैं कहीं, है ना। तो देखो बच्चों फ्रॉम 1 एंड 3, 1 की जो राइट हैंड साइड है उसको 3 की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रखना पड़ेगा। तो v2 प्लस v1 इंटू में cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू में cos अल्फा प्लस बीटा v2। अब देखो v2 तो कट ही गया, ये इधर आ गया, तो इसका मतलब 2v1 इंटू में cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया 0।
तो v1 तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब cos अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, और इसका मतलब साफ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो गया। तो अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो गया तो हमने प्रूव कर दिया कि टक्कर के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, ये भी एक तरीका हो गया। अब एक और मेथड बताता हूं मैं, देखो जो एक मेथड मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल ही सिंपल और आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो अच्छा, जो अगला मेथड बताऊं उससे पहले मैं आपको और कुछ बता देता हूं। जो इक्वेशनें बनी थी उन इक्वेशनों को सॉल्व तो कर लें, v1 और v2 की वैल्यू तो निकाल लें। तो इक्वेशन क्या बनी थी, u cos थीटा u cos बीटा इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू में cos अल्फा प्लस बीटा। अब देखो जब cos अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया तो ये टर्म ही 0 हो गई, तो v2 की वैल्यू आ गई u cos बीटा। सो v2 इज इक्वल टू u cos बीटा। अब एक इक्वेशन जो है वो इस डायरेक्शन के लिए निकली थी ना, तो वो आई थी m इंटू में u इंटू में साइन बीटा इज इक्वल टू m इंटू में v1 इंटू में साइन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तो 90 है, तो ये तो 1 हो गया, m से m कट गया, तो इसका मतलब v1 की वैल्यू आ गई आपकी u साइन बीटा। तो आप देखो जब इक्वल मास की बॉडीज टकराएंगी तो ये सारा खेल बीटा पे ही रहेगा ना। तो u के दो कंपोनेंट हुए, u का एक कंपोनेंट हुआ इस तरफ जिसका नाम हुआ u साइन बीटा, और एक हुआ इस तरफ जो हुआ u cos बीटा। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी, ये आपकी u cos बीटा, और ये वाली वेलोसिटी v1 जो आई वो आई u साइन बीटा, आई ना। अब देखो इसी चीज को ना हम बिल्कुल चुटकियों में प्रूव कर देंगे, एकदम चुटकियों में, और वो कैसे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो u है ना, u इस u के हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये कंपोनेंट हुआ हमारा u साइन बीटा, और ये कंपोनेंट हुआ हमारा u cos बीटा। अब इस कोलिजन को ना आप दो कोलिजन में तोड़ दो, मतलब इस वेलोसिटी को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस ये एक वेलोसिटी u cos बीटा से आ रहा है और इससे टकरा रहा है, इलास्टिक कोलिजन है, इक्वल मास है। तो जब इक्वल मास होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो वेलोसिटीज ट्रांसफर हो जाती है ना। तो क्योंकि इस वेलोसिटी का तो टक्कर में कोई योगदान ही नहीं है ना, टक्कर में तो योगदान इसी वेलोसिटी का है, तो ये वाली वेलोसिटी इसको मिल जाएगी और ये इसके पास रह जाएगी। तो देखो ये वाली वेलोसिटी जो u cos बीटा थी इसको मिल गई और ये इसके पास रह गई। तो क्योंकि इस दिशा में इसने चलना ही छोड़ दिया, तो इसका मतलब अब जब इस दिशा में कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलरली चलेगा इसके। भाई एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक डायरेक्शन है, इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, तो एक्स कंपोनेंट जो है वो u का u cos बीटा और y कंपोनेंट u sin बीटा है। तो x कंपोनेंट पूरा का पूरा इसने अपने ट्रांसफर कर देना है, इसको दे देना है, तो ये तो जितना भी इसका x कंपोनेंट था उससे चलेगा, और y कंपोनेंट इसने अपने पास ही रख लिया। तो जब इसने अपने पास y कंपोनेंट रख लिया और x कंपोनेंट इसको दे दिया, तो ये x कंपोनेंट की वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ये y कंपोनेंट की वेलोसिटी से y के अलोंग जा रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो ही गई। बस यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि मुझे c1 c2 को x एक्सिस मानना पड़ा, या इसको, और ये y एक्सिस है ना। जाहिर सी बात है कि क्योंकि हमने u के तो कंपोनेंट ही करे हैं ना, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो इक्वल मास में ये वाली वेलोसिटी तो इसको ट्रांसफर हो ही जाएगी ना। तो इस तरीके से हमने एक और तरीके से प्रूव कर दिया। अब एक लास्ट और तरीका है, वो भी बता देता हूं मैं प्रूव करने का। देखो मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है ना, इसकी वेलोसिटी u है, तो इसका मोमेंटम हो गया mu, है ना, और इसका मोमेंटम हो गया 0 b का। है ना, रेस्ट लिख देते हैं। अब टक्कर के बाद a जो है वो जा रहा है इस ओर p1 मोमेंटम से,
और B जा रहा है इस ओर P2 मोमेंटम से। वेक्टर लगा देते हैं, है ना, इस पे भी वेक्टर लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि m इंटू में u वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। इसमें कोई शक है क्या? कोई शक नहीं है इसमें तो, है ना। तो ये टोटल मोमेंटम टक्कर से पहले इतना था, टक्कर के बाद इतना, इसमें क्या शक है? ठीक है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ ऑफ m इंटू में u स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर बाई 2m प्लस P2 स्क्वायर बाई 2m। इसमें कोई शक है क्या? कोई शक नहीं है। 2 काट सकते हैं हम लोग, है ना, m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो m स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ऐसा आ गया। 2 कट गए, m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, इसका नाम 1 डाल देते हैं। तो 1 को एक बार फिर लिख देते हैं। तो m इंटू में u इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इसको 1 ही लिख लेते हैं। तो 1 और 1 का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 to 1, इक्वेशन नंबर 1 का इक्वेशन नंबर 1 से डॉट प्रोडक्ट लेने पर, तो ये हो गया आपका। या फिर ऐसे समझो, दोनों तरफ मैं ना डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं mu से, दोनों तरफ mu से डॉट प्रोडक्ट लेने पर mu डॉट mu, है ना। दोनों तरफ तो हम किसी भी चीज से डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? डॉट mu। अब देखो, जब mu P1 प्लस P2 है तो यहाँ पे मैं P1 प्लस P2 लिख ही सकता हूँ। तो ये हो गया m स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, है ना। और जब मैं यहाँ पे P1 प्लस P2 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 डॉट डॉट प्रोडक्ट है P1 प्लस P2। अब ध्यान से देखिएगा, m और m तो स्केलर थे, u डॉट u स्क्वायर होता है, ऐसे ही P1 डॉट P1 स्क्वायर होता है। तो m स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर। P1 डॉट P2 होता है, P1 डॉट P2 ही होता है वो तो। फिर P2 डॉट P1 होता है, P2 डॉट P1, और P2 डॉट P2 P2 स्क्वायर होता है। अब देखो, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 या 3 ही रख लो, 3, है ना। तो 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है और 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। तो फ्रॉम 2 and 3, लेफ्ट हैंड साइड में तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। राइट हैंड साइड में देखो P1 स्क्वायर P1 डॉट P2 P2 डॉट P1, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। तो हम लिख सकते हैं P1 स्क्वायर प्लस 2 P1 डॉट P2 प्लस P2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, P1 स्क्वायर से P1 स्क्वायर काट दो, P2 स्क्वायर से P2 स्क्वायर काट दो, तो इधर 0 बचा। तो 0 इज इक्वल टू 2 P1 डॉट P2। अब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं और वो 0 नहीं है, तभी तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्योंकि P1 भी 0 नहीं है, P2 भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब अगर P1 डॉट P2 0 है तो इसका मतलब P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, यानी दोनों के मोमेंटम आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये मैंने बच्चों साबित कर दिया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई थिंक इट इज फाइन, ठीक है ना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और होपफुली हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है, जिसका मास है 2m, है ना, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये सेंट्रल लाइन है। तो ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, तो ये ऐसे आ रहा है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो टकराएगा तो है ये। तो m मास का पार्टिकल 2m मास के स्फीयर से टकराता है, ठीक है, जिसकी की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट 4 सेंटीमीटर है। ये
5 सेंटीमीटर है ना, देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ कहीं टकराएगा। थोड़ा और नीचे बना देता हूँ ना, यहाँ कहीं टकराएगा। ठीक है जी, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। ई की वैल्यू मान लीजिएगा कि 0.5 है, इसका नाम ए है, इसका बी है। तो हमें ए और बी की वेलोसिटीज बतानी है, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2 फोटो बनाएंगे। ये पहला फोटो, ये 4, ये 5 है ना, ये इसकी वेलोसिटी यू दे रखा है हमको, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड है ना। तो m ले लेते हैं 1 kg और ये ले लेते हैं 2 kg है ना। तो ये तो 4 सेंटीमीटर हुआ यहाँ से यहाँ तक है ना, और यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हो बच्चों? तो इट इज जस्ट बिफोर द कोलिजन। अब जस्ट आफ्टर कोलिजन की भी फोटो बनानी पड़ेगी। तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, मान लो v2, और इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, मान लो v1 है ना। जरूरी नहीं है वो टेंजेंट के अलॉन्ग हो, ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा स्मार्ट खेल लेता हूँ। इस एंगल का नाम मैं रख देता हूँ थीटा गामा, गामा रख देता हूँ इसका नाम है ना, और ये थीटा है, याद रखो। क्योंकि गामा कितना होगा मुझे नहीं पता, तो मैं गामा ही रख दिया बस मैंने उसका नाम। अब उसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो गामा लिख दो। अल्फा बीटा का चक्कर ही नहीं है, अल्फा बीटा वो उसी क्वेश्चन में रह गए। यह है जस्ट आफ्टर कोलिजन। इसका मास 2 kg है और इसका मास है 1 kg। 2 kg एंड देन 1 kg। अब ये तो इसका सेंटर तो C1 हो गया, इसका सेंटर C2 हो गया है ना। इसका सेंटर C1 हो गया, इसका सेंटर C2 हो गया। तो C1 C2 का नाम है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो पहले तो हम वही मोमेंटम कंजर्वेशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही लगाएंगे। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along line of impact। ओरिजिन में यहाँ लिखो। ठीक है जी, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा, थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। देखो कैसे वाला, ये हमारा थीटा है, तो ये हाइट 4 है और ये 5 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। सो थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर से हमको थीटा पता चल जाता है, समझे? तो इम्पैक्ट पैरामीटर दे दो या थीटा दे दो, एक ही बात है। तो कुल मिला के यू था 50, तो 50 का कॉस कंपोनेंट, तो जो टोटल मोमेंटम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग पहले था वो था 1 इंटू में 50 इंटू में कॉस 53। अब ये तो गामा है, तो गामा की क्या वैल्यू है हमको नहीं पता, तो V1 कॉस गामा 1 इंटू में V1 इंटू में कॉस गामा प्लस 2 इंटू में V2। ये क्योंकि इसका मास 2 है तो 2 इंटू V2। तो दिस इज द मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है।
गामा भी अजीब ही लग रहा है। एक काम करता हूँ, इसको तो 53 डिग्री लिख देता हूँ मैं, है ना, 53 डिग्री बस ठीक है ना, ये हटा दो। और ये तो 53 डिग्री पता चल ही गया ना, 53, इसका नाम थीटा रख दो, तो ये थीटा हो गया। जो चीज पता है उसको क्या थीटा रखूं मैं, थीटा नोन हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन थोड़ा तमीज से लिखेंगे तो ये हो जाएगी v1 cos थीटा प्लस 2v2 इज इक्वल टू 30, क्योंकि cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो 5 से कट गया 10, 10 इंटू 3 30 हो गया। अब अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द कॉमन टेंजेंट, conservation of linear momentum along common tangent। तो कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग जो वेलोसिटी है ना टक्कर से पहले, वो है v1 sin u sin 53, तो मोमेंटम जो है वो है 1 इंटू में 50 इंटू में sin 53। अब कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग जो वेलोसिटी हुई ना टक्कर, मोमेंटम हुआ टक्कर के बाद, वो हुआ 1 इंटू में v1 इंटू में sin थीटा, थीटा नोन कर दिया ना मैंने। तो अब देखो sin 53 होता है 4/5, तो 4/5 इंटू 50, तो 5 से कट के 10 आ गया, 10 इंटू 4 40 हो गया। तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारी v1 sin थीटा इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब तीसरी इक्वेशन हम लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमें ये देखना है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटी जो थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो थी आपकी u का कॉस कंपोनेंट, मतलब 30, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.5 से। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का 0.5 टाइम्स होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुआ v2 माइनस v1 cos थीटा, तो v2 माइनस v1 cos थीटा। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 इक्वेशन है, जिसमें थीटा एक वेरिएबल है, जिसमें एक वेरिएबल v1 है, एक v2 है, तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो उनको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो होपफुली आप लोग समझ गए। तो अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड कर दूं, तो एडिंग 1 एंड 3, 1 प्लस 3, देखो v1 cos थीटा यहाँ माइनस का है, v1 cos थीटा यहाँ प्लस का है, तो कट जाएगा, v2 है, ये 2v2 है, तो 3v2, ये 30 है और ये 15 है, इज इक्वल टू 45। तो यहां से v2 की वैल्यू आ गई 15। अब अगर v2 को 15 डाल देंगे हम, तो यहां से v1 cos थीटा जाएगा आपका 0, तो उससे v1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। v1 की वैल्यू 0 आने का मतलब हुआ रुक गया बस पार्टिकल, ठीक है ना। सो दिस इंडिकेट्स दैट कि स्पेशल क्वेश्चन बन गया, v2 तो 15 हो गया और v1 हो गया 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 हियर, है ना, ये भी 30 हो गया, तो v1 कम्स आउट टू बी, v1 cos थीटा कम्स आउट टू बी 0, है ना। अब cos थीटा तो 0 है नहीं ना, तो दिस गिव्स मी v1 इज 0। समझे ना बच्चों। v1 sin थीटा जो है, v1 cos थीटा 0 आ गया, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं कि ये 4 हो गई। अब v1 sin थीटा तो 40 है, समझे ना। तो अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे, है ना। v1 cos थीटा इज 0 एंड v1 sin थीटा इज 40, v1 sin थीटा इज 40। ये कहां से इक्वेशन, v2 minus v1 cos theta is equal to 13.5, है ना।
V2 आ गया 15, V2 अगर 15 आ गया, एक काम करते हैं हम E को कुछ और दे देते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट कि E 0.5 नहीं है बल्कि E है आपका 0.6। तो अगर मैं 0.6 ले लूँ ये, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये 18 हो गया, 18 प्लस 30 तो ये 48 हो गया, है ना। तो 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। V2 आ गया जी 16। तो अगर V2 16 है तो यहाँ पे हम V1 cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो 16 माइनस V1 cos थीटा, तो मैं इसको कर देता हूँ 0.4, है ना, 4 कर देता हूँ। चलो 4 करूँगा तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 प्लस 30 42 आ जाएगा, 42 से ये 14 आ जाएगा, है ना। तो V2 अगर 14 हो गया तो भाई बात तो बराबर ही बन रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया मैं। ये 14 है, ये V1 cos थीटा और ये 12 है, तो इसका मतलब V1 cos थीटा -2 आ गया। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो V1 sin थीटा भी पता है और V1 cos थीटा भी पता है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लूं, तो डिवाइड करूं तो tan थीटा कितना आ गया? tan थीटा आ गया -20। tan थीटा -20 हो सकता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब थीटा 90 से बड़ा हो गया, थीटा इज मोर देन 90, ठीक है बच्चों। अब V1 निकालना है, तो V1 निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो अगर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ऐड करते हैं स्क्वायर करके, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 4, है ना। तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1604। तो V1 विल बी नियरली इक्वल टू, अगर मैं V1 स्क्वायर दे रखा है मुझे, V1 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो 1604 का अंडर रूट लेना है, जगह तो है नहीं, चलो यहीं पे सिखाता हूँ। देखो तो इसको आप लिख लो 1600 प्लस 4, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 प्लस 4। तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 कॉमन, तो 1 प्लस 4/1600, है ना, यानी कि 1/400। तो V1 स्क्वायर, V1 इज इक्वल टू 1600 का अंडर रूट हो गया 40 इंटू 1 प्लस ये हो गया 1/400 की पावर 1/2, तो ये 1/800 हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू 40 इंटू 1 प्लस 1/800, तो 40 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/20, यानी कि 40 प्लस 1/20, तो 1/20 होता है 0.05, तो 40.05 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया जी 40.05। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 से जा रहा था तो 40 से जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ से V1 की वैल्यू सॉल्व करके आई 40.05 मीटर पर सेकेंड। आप अंडर रूट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं E को 0.5 लेके फिर से एनालाइज करता हूँ। अगर मैं 0.5 लेके एनालाइज करूंगा तो हाँ ठीक है, वो तो और भी आसान है। देखो अगर E 0.5 हो गया बच्चों, तो 0.5 रखता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैं पहले कर रहा था, ठीक है। तो ये चांस की बात है कि वेलोसिटी यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हो जा रही है, समझे? कुछ चांस की बात है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। जैसे उसमें था ना कि अगर E1 होगा और इतना होगा तो फिर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, यही तो हो गया था, मैं चकरा गया था। तो देखो 3 को और 1 को ऐड करेंगे, तो इसमें ये और ये ऐड करेंगे, तो V1 cos थीटा कट गया, ये V2 है, ये 2V2 है, 3V2 हो गया। तो 3V2 इज इक्वल टू 45, तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू आ गया आपका 15। अब V2 को 15 डालते ही V1 cos थीटा 0 आ गया, तो V1 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब बात ऐसी है कि मैं V1 को 0 समझ रहा था, V1 0 नहीं है,
क्यों? क्योंकि v1 sin थीटा 40 है और v1 cos थीटा 0 है, तो v1 0 नहीं हो सकता। समझ गए ना बच्चों? क्योंकि v1 sin थीटा भी तो 40 है ना, sin थीटा तो कभी 40 हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए v1 0 नहीं है। तो यहाँ से थीटा ही 90 है। सो दिस इंडिकेट्स मी दैट थीटा इज 90 डिग्री। अब थीटा का 90 हो गया तो v1 40 हो गया। सो दिस गिव्स मी v1 इज इक्वल टू 40। समझ आया बच्चों? 40 मीटर पर सेकंड। ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? तो क्वेश्चन इसमें ऐसा आएगा कि भाई अगर ये मान लो कि एग्जामिनर कह दे कि ये पाया गया कि टक्कर के बाद, है ना, इन दोनों की वेलोसिटियां परपेंडिकुलर हैं, तो ई बताओ, है ना, ऐसे भी तो बोल सकता है एग्जामिनर। तो इट इज फाउंड दैट आफ्टर द कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम परपेंडिकुलर। मतलब जैसे मैंने ई ना दूं, है ना, ई तो हमें पता है कि ई 0.5 है, लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर हमें उल्टा क्वेश्चन दे देता है तो हम कैसे करेंगे? देखो, तो उसको क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, देखिएगा। देखो, ये स्फेयर है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। A of radius 2 सेंटीमीटर और ये B है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। B of radius 3 सेंटीमीटर and mass 2 kg and mass 1 kg। अब ये मूव हो रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, या चलो 100 मीटर पर सेकंड से, है ना। क्लियर है? एक 1 kg का, एक 2 kg का है और ये मूव हो रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी ऐसे बनाना है। अब क्वेश्चन ये है कि इफ द velocity vector of A is at a perpendicular distance of, या perpendicular distance लिखने की जरूरत नहीं है, कोई वेक्टर किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो perpendicular distance ही होती है, is at a distance of 4 centimeter from the center of B and after the collision velocity of A is perpendicular to B, then find coefficient of restitution E। ई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम है ये टक्कर से जस्ट पहले का है, ओके। ये 4 सेंटीमीटर दिया ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब ये तो 5 सेंटीमीटर हो ही गया क्योंकि ये 2 है और ये 3 है, तो दोनों की रेडियस जोड़ जाड़ के 5 हो गया ना बच्चों। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, समझे? वही 4/5 है ना,
तो अब ये टक्कर के बाद की वेलोसिटीज हैं। तो टक्कर के बाद ये मान लो इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, और ये इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से, और ये एंगल पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, बस ये याद रखने वाली बात है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, देख रहे हैं ना, तो अगर ये 90 डिग्री है तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं कि ये वाला एंगल है 53 डिग्री और ये वाला एंगल है 37 डिग्री। ओके, तो ये तो 100 मीटर पर सेकेंड था ही ना, समझ गए बच्चों। अब हमें v1 v2 भी बताने हैं, फाइंड v1 एंड v2 एंड e आल्सो फाइंड आल्सो फाइंड e। तो अब देखिए, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं हम। सबसे पहले तो यू कैन से अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसका तो मास 1 kg है ना, इसका 2 kg है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो cos 53 60 हो गया। तो 1 इंटू में 100 इंटू में cos 53, जिसको आप सीधा 60 लिख सकते हो, इज इक्वल टू, ये तो 2 kg है, 2 इंटू में v2, क्योंकि v1 का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं ना इस तरफ, v1 तो परपेंडिकुलर ही है इसके। तो अब यहाँ से 100 इंटू में 3/5 इज इक्वल टू 2v2, 2 से काट दिया तो 50 आ गया, 5 से काट दिया तो 10 आ गया, तो v2 की वैल्यू आ गई 30। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया हमने अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग LOI, COLM along LOI, conservation of linear momentum along line of impact. अब COLM along CT कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है 1 इंटू में 100 इंटू में साइन 53, 1 इंटू में 100 इंटू में साइन 53, और यहाँ पे हो गया आपका 1 इंटू V1, 1 इंटू V1, तो 1 इंटू V1। तो यहाँ से साइन 53 की वैल्यू 4/5 है, तो V1 की वैल्यू आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बताना है। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है टक्कर से पहले, वो है आपका, यहीं पे बना देता हूं मैं, देखो डायग्राम। तो ये हुआ ना कंपोनेंट, सो दिस इज 53 डिग्री, तो ये 60 है एक्चुअली, 60 मीटर पर सेकेंड, और ये 80 है। समझ रहे हो बच्चों? 80 थोड़ा छोटा लग रहा है, बट मान लो, है ना, ये डायरेक्शन इसके सेंटर से गुजर रही है। अब टक्कर के बाद की फोटो बनाते हैं, ठीक है, टक्कर के बाद की फोटो। तो टक्कर के बाद की फोटो में यही है, बस टक्कर के बाद की तो फोटो। तो ये तो परपेंडिकुलर जा रहा है, ये इधर को जा रहा है v2 वेलोसिटी से, जो कि 30 हो चुकी है। तो टक्कर के बाद ये जिस वेलोसिटी से एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं वो 30 माइनस v1 साइन 90 है, क्योंकि v1 का तो कोई कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग है ही नहीं। तो एक तरीके से v2 माइनस 0 ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, इज इक्वल टू e टाइम्स 60 हो जाएगा ना, e टाइम्स 60 की जगह v1 cos 53 भी लिख सकते हो आप। तो आप समझ लो कि v2 इज व्हाट, v2 इज फिर 30, सो 30 माइनस 0 इज इक्वल टू e इंटू में 100 इंटू में 3/5, तो 60 हो गया। तो 30 इज इक्वल टू e इंटू में 60, तो यहाँ से e की वैल्यू 1/2 आती है। तो इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें हमने काम किया है, ठीक है। 1 kg और 2 kg की बाल टकराई, है ना, टक्कर से पहले जो इम्पैक्ट पैरामीटर था वो 4 था, और दोनों के बीच का सेपरेशन 5 था, और एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई ये पाया गया कि दोनों की वेलोसिटी टक्कर के बाद आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बस ये बता दीजिए कि v1 और v2 की क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए,
तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास, क्योंकि कोलिजन अब काफ़ी करा दिया मैंने। एक्चुअली ऑब्लिक कोलिजन के ऊपर तो क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है ज़्यादा। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी बात पे आधारित होंगे कि वेलोसिटीज आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, टक्कर के बाद कब होती हैं वो। तो वो ये एक विशेष स्थिति है जिसमें E 0.5 ले लिया और दोनों के मासेस का रेशियो 1:2 ले लिया तो भी हो गया। लेकिन अगर दोनों के मासेस इक्वल हो और E 1 हो, वो तो हर हाल में ही परपेंडिकुलर होंगी वेलोसिटी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास